नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने केवीएस प्राथमिक शिक्षक पीआरटी भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी क्रम में पेडागोजी के पार्ट 2 को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पेडागोजी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं केवीएस पीआरटी में, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब। तो इसके बारे में बताना है कि प्रेजेंट टाइम में विद्यालयों में बच्चों पर जो है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर चूज करना है। ए ऑप्शन है आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, बी ऑप्शन है पूर्णता प्रतिबंधित है, सी ऑप्शन है अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, डी ऑप्शन है गैर सहायता प्राप्त पूर्णता निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को पता है कि विद्यालयों में अब बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक दंड या मानसिक उत्पीड़न अब बिल्कुल भी प्रतिबंधित है, नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णता प्रतिबंधित है। दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी धारा जो 17(1) धारा 17(1) में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, आप सभी ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा मुख्याध्यापक जो होता है वह एक अच्छा मानव हो, जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। ठीक है दोस्तों, इसमें प्राथमिक रूप से होना चाहिए, जो प्राइमरी टाइप होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए यह बताना है। ठीक है, एक जो मुख्याध्यापक होगा वो तो शिक्षक होगा ही होगा, अच्छा एक प्रशासक टाइप का भी होगा और खिलाड़ी भी, गेम के बारे में भी उसको नॉलेज होगा। लेकिन इसमें प्राथमिक रूप से पूछा जा रहा है, तो प्राथमिक रूप से एक जो मुख्य अध्यापक होना चाहिए वह बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो यौन शिक्षा है यह प्राथमिक स्तर पर कब दी जानी चाहिए, तो इसके बारे में बताना है। तो जैसा कि बताया कि इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के साथ जो है समन्वित करके यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय, बी ऑप्शन है विद्यार्थी, सी ऑप्शन है विद्यालय प्रशासन, डी ऑप्शन है समुदाय। तो शिक्षक का जो प्रथम दायित्व होना चाहिए वह दोस्तों विद्यार्थियों के प्रति होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, एक शिक्षक, जैसे कि आप भी केंद्रीय विद्यालय में एज ए टीचर, प्राइमरी टीचर जाएंगे, नियुक्त होंगे, तो दोस्तों क्या आपका कर्तव्य रहेगा कि एक बच्चे को या बच्चे के भविष्य को एक आप आकार देंगे और उसकी जो है सफलता में आप योगदान आपका रहेगा। तो दोस्तों, सभी जो छात्र होते हैं उनको उनके सीखने के जो विविध आवश्यकताएं होती हैं उनको समझने और उनको जानने की कोशिश एक शिक्षक को करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से क्या नहीं आता है। 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन
ए ऑप्शन है स्वच्छता, बी ऑप्शन है चित्रकला, सी ऑप्शन है सहयोग, डी ऑप्शन है अनुशासन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। दोस्तों, आप सभी ने सीटेट दिया होगा, सीटेट में पढ़ा होगा अच्छे से, सतत और व्यापक मूल्यांकन सभी को पता होगा। दोस्तों, फिर भी हम बता देते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसके अंदर जो है मूल्यांकित किए जाने वाला जो सामाजिक व्यक्तिगत गुण होता है उसमें चित्रकला नहीं आता है। ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का के मूल्यांकन की एक क्या होती है, प्रणाली होती है। आप सभी जानते होंगे, कई बार पढ़ा होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है, यह नियमित और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। आप ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्त दीर्घकालिक धारण सख्त के लिए उपयोगी है? 4 ऑप्शन है प्रश्न पूछना, बी ऑप्शन है सहभागिता, सी ऑप्शन है अभ्यास और डी ऑप्शन है मूल्यांकन। दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम उसी कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर पिन करेंगे जब आप लोगों के उसमें आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। कई बार या टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है और सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। देखिए, इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अपने शब्दों में समझते हैं कि हम एज ए टीचर किसी बच्चे को लंबे समय तक उसको उसके दिमाग में हम जो चीज़ सिखाएं वह उसके दिमाग में लंबे समय तक रहे। ठीक है, तो वही चीज़ बोली जा रही है। स्थायीकरण युक्त दीर्घकालिक धारण शक्ति के लिए क्या उपयोगी है? तो अभ्यास। आप किसी भी चीज़ का जितनी बार ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने वह लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक दीवा स्वप्न के लेखक थे? 4 ऑप्शन है गीजूभाई बधेका, काका कालेलकर, ताराबेन, किशोरीलाल मशरूवाला। दोस्तों, यह KVS PRT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीजूभाई बधेका ने दीवा स्वप्न पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, यह जो है प्राथमिक शिक्षा जगत के लिए एक नवाचार शैक्षिक प्रयोग का एक छोटा सा दस्तावेज है। आप इसे दस्तावेज कह सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के अंतर्गत पारंपरिक शिक्षा की रूढ़वादी प्रक्रिया को तोड़ते हुए गिजुभाई ने प्राथमिक शिक्षा को एक प्रायोगिक शिक्षा और मौलिक रूप प्रदान करने में सफल प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है? दोस्तों, यह जो यहाँ पर स्टार्टिंग में आम लिखा हुआ है, तो यह आम आप जो है खाने वाला मैंगो के रूप में मत लीजिएगा। ये आम का मतलब है जनरल, मतलब सामान्य रूप में, सामान्य अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का क्या अभिप्राय है, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, बी ऑप्शन है शिक्षण के प्रति समर्पण, सी ऑप्शन है शिक्षा देने की क्षमता रखना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता जो है इसका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऊपर के जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यह तीनों सही हैं। देखिए, शिक्षण अभिक्षमता जो है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा के रूप में भी, शिक्षण के प्रति समर्पण और शिक्षा देने की क्षमता रखना, इन तीनों के रूप में जानी जाता है शिक्षण और शिक्षण अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है।
इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, सी ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी ऑप्शन है एपीडिया स्कोप। दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह जो ब्लैक बोर्ड है यह प्रोजेक्ट की सहायता सामग्री नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी ये बाकी के जो तीनों हैं यह प्रोजेक्ट सहायता सामग्री हैं, तीनों के ऑप्शन स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और एपीडिया स्कोप, ठीक है। दोस्तों ब्लैक बोर्ड का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो आप सभी कमेंट में बताएंगे इसका आंसर कि ब्लैक बोर्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? 4 ऑप्शन है, परिवेश, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है माता पिता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वह माता पिता होते हैं, तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती दौर के जितना भी जो कुछ भी सीखता है वह सब अपने माता पिता के द्वारा ही सीखता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक व समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही बताना है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक को होना चाहिए, वाकई जगह पर आप को समझिए कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एक आदर्श जीवन जीता हो, बी ऑप्शन है निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी ऑप्शन है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे कि शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या होता है, एक आदर्श जीवन जीता हो, बिल्कुल सही है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, यह भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, यह भी सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? 4 ऑप्शन है, उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसे भरपूर धैर्य या संयम होना चाहिए उसमें। तो बताना है। ए ऑप्शन है, जैसे कि देख रहे होंगे कि उसमें विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन हम यहाँ पर अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य कौन सा है? हमें सबसे अनिवार्य जो ऑप्शन होगा वह चूज करना है। विशेषज्ञ होना चाहिए अपने विषय में, चलिए ठीक है, यह भी देखते हैं। आगे की भी ऑप्शन देखते हैं, उसमें एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए उसे, चलिए ठीक है, यह भी सही है, ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं। सी ऑप्शन है, उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, इसमें शंका है। अच्छा पहनावा मतलब आप जो है फॉर्मली होनी चाहिए कि आप एक आदर्श के रूप में, जैसे होता है टीचर जो है एक स्टूडेंट का आदर्श होता है, तो बस उसी अकॉर्डिंग जो है पहनावा भी आप मान के चलिए, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है, उसमें भरपूर धैर्य संयम होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह यही डी ऑप्शन हो जाएगा कि एक शिक्षक में सबसे पहले जो है सबसे अनिवार्य चीज़ जो रहती है वह उसमें संयम होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आपके पास टीचर के रूप में आप होंगे और आप में भरपूर संयम या धैर्य नहीं होगा, तो बाकी के जो ऊपर ए और बी ऑप्शन है वह ऑप्शन दोनों फेल हो जाएंगे, वह काम नहीं करेंगे। आप अपने विषय में ज्ञान तो आपको बहुत होगा, लेकिन आपके पास अगर जो भरपूर संयम और धैर्य नहीं है तो वह ज्ञान जो है कभी कभी आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, अवलोकन करके,
बी है सुनकर, सी है पढ़कर, डी है खुद करके। तो इसका आंसर सभी विद्यार्थी जान रहे होंगे कि क्या कौन सा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन दिया गया है अवलोकन करके। दोस्तों यदि मैं आपको कोई भी टॉपिक दे दूं, जैसे कि आपको इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया जाता है, आपको टीचर आता है या आप अपने आप खुद आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आप यह सपोज करिए कि आप विद्यार्थी के सामने आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। विद्यार्थी क्या करेगा, आप जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो जो पढ़ाएंगे केवल उसका अवलोकन करके ही वह सीख जाएगा वह टॉपिक, ऐसा नहीं है। सुनकर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल उसको बता रहे हैं तो केवल वह सुनकर ही उनको बिल्कुल सीख जाएगा, कंठस्थ कर लेगा, ऐसा नहीं है। पढ़कर आपने जो रूल जो है उसको बताए हैं, वह पढ़कर केवल पढ़कर वह जो है लंबे समय तक उसको याद रख सकता है या उसको कंठस्थ हो जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फिर बचता क्या है, डी ऑप्शन बचता है खुद करके। दोस्तों जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उसको पढ़ाएंगे, वह उसके रूल को नियमों को लिखेगा और लिखेगा, फिर कुछ एग्जाम्पल खुद से करेगा, उसको ट्राई करेगा, उन रूलों को उस पर लगाएगा, तब वह जाके उन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपकी लेसन वह सीख सकेगा। ठीक है, शायद आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन में दिया गया है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। ठीक है, आईसीटी के बारे में बोल रहा है कि वैसे बच्चों के लिए एक शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। ए ऑप्शन में है जो ग्रामीण और दूर दराजों के स्थानों में रहते हैं। ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आईसीटी उनके लिए भी हेल्प करता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, आईसीटी उनके लिए भी यूज़फुल है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी या तीनों सही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष, फिर कुछ जगह छूटी हुई है, में लागू किया। 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन ए ऑप्शन है 2006, बी ऑप्शन है 2007, सी ऑप्शन है 2008 और डी ऑप्शन है 2009। तो दोस्तों ये जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है वह सन 2009 में लागू किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ईयर सन 2009 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो बात हो गई कि यह कब लागू किया गया था। दोस्तों ये जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 है, इसको लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था यह भी जानना जरूरी है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वह था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, ए ऑप्शन दिया गया है छात्रों को विषय की जानकारी देता हो, बी ऑप्शन है विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, सी ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करता हो, डी ऑप्शन है छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता हो। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक शिक्षक तभी सफल माना जाता है जब वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। यह नहीं कि आप जो है एज ए टीचर पढ़ाने के लिए गए क्लासरूम में अपने, और आप मैथ के टीचर हैं, मैथ में आप स्टार्ट कर दिए कि तुरंत आप 8 का पहाड़ा पढ़ाने लगे,
ऐसा नहीं है 8 की टेबल बताने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक सीक्वेंस में, आपको एक स्टार्टिंग में एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से आपको अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप जो है एक सफल शिक्षक माने जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताना है कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों ए ऑप्शन दिया गया है, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। तो दोस्तों यदि आप टीचिंग करने जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे क्लासरूम में, तो आपका क्या उद्देश्य यही रहेगा कि बच्चों को परीक्षा में पास करने के लिए तैयार किया जाए, उनको इसलिए पढ़ाया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने इसको थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, और प्रैक्टिकल भी किया होगा, टीचिंग की होगी, तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। केवल परीक्षा में पास कराने के लिए बच्चे को तैयार करना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यह ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, अच्छे नोट्स बोलकर लिखवाना, या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 1% भी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल नोट्स बोलकर लिखवाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना। डी ऑप्शन है, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। दोस्तों आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि सी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि किसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है या कौन सा सटीक ऑप्शन बैठता है। देखिए सी ऑप्शन जो है, विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, और डी ऑप्शन में है छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। तो जो डी ऑप्शन है वह सी ऑप्शन पर भारी पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि जब बच्चे की सोचने की शक्ति ही विकसित हो जाएगी, तो जो हम अपेक्षित सूचना उसको मुहैया कराएंगे तो वह तो हो ही जाएगा। जब सोचने की शक्ति विकसित नहीं होगी तो हम जो अपेक्षित सूचना मुहैया कराना चाह रहे होंगे वह वो नहीं सूचना उसको उस तक पहुंच पाएगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। शायद आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो हमने एक श्रृंखला स्टार्ट करी है केवीएस पीआरटी वालों के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों आपको अपनी एक सीट जो है केवीएस पीआरटी में सुनिश्चित करनी है। तो इसलिए आपको कम से कम थ्योरी पढ़ने के बाद कम से कम जो है 1000 पर सब्जेक्ट प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जितना क्वेश्चन से होकर गुजर जाएंगे, जितने क्वेश्चन आप देखेंगे, जितने हल करेंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में उतना ही मदद मिलने वाला है। तो दोस्तों हम आपको स्टार्टिंग में हम आपसे नहीं बोले थे कि आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या जो भी हो, लेकिन यदि आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो और आप आगे भी देखने वाले हैं, दोस्तों यदि आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन तो कोई कीमत पे नहीं हो सकता था, क्योंकि निरुत्साहित वर्ड आपके डिक्शनरी में होने नहीं चाहिए। शिक्षण आप टीचिंग यदि कर रहे हैं, ठीक है। अनदेखा किया जाना चाहिए, यह भी नेगेटिव वर्ड है, तो बचा सी ऑप्शन, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का फिर कुछ जगह खाली है कि हिस्सा दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों कुछ रिसर्च हुई हैं, तो उसमें पता चला है कि जो हम पढ़ते हैं उसका कितने प्रतिशत हिस्सा जो ऑडियो विजुअल जो है अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। 95% हिस्सा जो है दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से
ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, 4 ऑप्शन है, बताना है कि कई गुना बढ़ जाती है, कि घट जाती है, कि अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। दोस्तों, यदि आप एक टीचर के रूप में सेलेक्ट होते हैं या पढ़ाने जाते हैं किसी विद्यालय में, आपको पढ़ाने के अलावा आपके वहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा कोई अन्य कार्य दे दिया जाता है, टीचिंग से रिलेटेड नहीं हो, अन्य कार्य हो, तो आपकी जो क्षमता होगी वह क्या होगी? कई गुना बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है घटती है, सी ऑप्शन है अंशतः बढ़ती है। तो अंशतः बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। अप्रभावित रहती है, तो अप्रभावित रह ही नहीं सकती है जब आपको जिस काम के लिए आप रखे गए हैं या जिस काम के लिए आप वहाँ गए हैं वह काम ही नहीं लिया जा रहा है, उससे हटकर आप दूसरा काम लिया जा रहा है, दूसरा काम कर रहे हैं, तो अप्रभावित का भी कोई चांस नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आपकी जो क्षमता होगी वह घटेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान, कुछ जगह खाली है, फिर वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो बताना है कि बच्चे जो है वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं वर्णमाला को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला की पहचान जो है बच्चे 5 वर्ष की आयु में वर्णमाला की पहचान करने लगते हैं, या इनकी जो है क्षमता वर्णमाला पहचानने की 5 वर्ष की आयु में विकसित हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास कहलाता है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है अंत में है, लेकिन दोस्तों आपका जो नया सिलेबस आया है उसके पहली यूनिट के पहला ही टॉपिक आपका विकास, वृद्धि और परिपक्वता है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताना है कि शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है परिपक्वन, बी ऑप्शन है तत्परता, सी ऑप्शन है आनुवांशिकता, डी ऑप्शन है गतिशीलता। तो इसमें बता दें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक वृद्धि और विकास जो है परिपक्वन कहलाता है। ठीक है, परिपक्वता भी कह सकते हैं इसको, मैच्योरिटी। अगला प्रश्न है, विकास को आकार देने वाले वातावरण घटकों में शामिल हैं, क्या शामिल है? ए ऑप्शन है संस्कृति, बी ऑप्शन है पोषण की गुणवत्ता, सी ऑप्शन है पढ़ाई की गुणवत्ता, डी ऑप्शन है यह सभी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास को आकार देने में वातावरण के जो घटक हैं उसमें संस्कृति भी है, पोषण की गुणवत्ता और पढ़ाई की गुणवत्ता शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, क्रियाकलाप तकनीकी होती है। तो ये जो क्रियाकलाप तकनीकी है इसके बारे में बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है छात्र केंद्रित होती है, बी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सी ऑप्शन है कक्षा केंद्रित, डी ऑप्शन है विषय केंद्रित। तो दोस्तों बता दें जो क्रियाकलाप तकनीकी होती है वह होती है बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि क्रियाकलाप के माध्यम से क्या है, छात्र अपने आप करके सीखता है, स्वयं के द्वारा सीखता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इस टेक्निक में क्रियाकलाप जो तकनीकी है इसमें छात्र की जो भूमिका रहती है वह मेन रहती है, प्रधान रहती है। जबकि टीचर की क्या भूमिका रहती है, टीचर का क्या रोल रहता है, एक हेल्पर के रूप में, सहायक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में। तो यहाँ पर अगर जो पूछा जाए कि छात्र केंद्रित रहती है क्रियाकलाप और टीचर का स्थान पूछा जाए तो टीचर का स्थान गौड़ रहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कुछ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए और नए प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे जिसमें कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट, आपके जनरल नॉलेज के, जीएस के, करंट अफेयर के, हिंदी के और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस रहेंगे उस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ध्येय ज्ञानधारा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।